नमस्कार दोस्तों। कई लोग मुझे कमेंट करके ये पूछ रहे हैं, नया फाइनेंशियल ईयर चालू हो गया है, हमारे से हमारी कंपनी वाले पूछ रहे हैं कि आपको कौन सा टैक्स रिजीम सेलेक्ट करना है इस साल के लिए, और ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है किस बेसिस पे हम अपना टैक्स रिजीम सेलेक्ट करें। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है लोगों को। तो उन्होंने पूछा है एक सिंपल सा आसान सा तरीका बता दीजिए कि हमें बिना किसी प्रॉब्लम के तुरंत पता चल सके कि हमारे लिए पुराना टैक्स रिजीम ज्यादा फायदेमंद है या नया वाला टैक्स रिजीम ज्यादा फायदेमंद। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानेंगे किस तरह से हम बड़ी ही आसानी से ये पता कर सकते हैं हमारे लिए कौन सा टैक्स रिजीम फायदेमंद है, पुराना वाला या नया वाला। इसके लिए हमें अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलना होगा और वहां पे चल के हम जानेंगे और पता लगाएंगे हमारे लिए कौन सा टैक्स रिजीम फायदेमंद है। फ्रेंड्स, मैं हूं सीए हेमंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सरल फाइनेंस। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। तो आइए दोस्तों, इस इनकम टैक्स कैलकुलेटर पे हम अपना करंट ईयर का इनकम टैक्स कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं और पता लगाते हैं हमारे लिए कौन सा टैक्स रिजीम फायदेमंद रहेगा, पुराना वाला या नया वाला। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे। जो पेज आपको दिख रहा है यहाँ सामने में, तो आप देखेंगे ये जो पेज खुला हुआ है, यहाँ पर आपसे आपकी बेसिक डिटेल पूछी जा रही है। तो आप देखिए ये फाइनेंशियल ईयर 2021 है, यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है उसकी बात हो रही है। उसके बाद आप नीचे आओगे तो आपसे आपकी उम्र पूछ रहा है। उम्र इसलिए पूछ रहा है दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता है इनकम टैक्स में एज से रिलेटेड 3 अलग स्लैब्स हैं, 0 to 60 यानी कि जो नॉर्मल टैक्स पेयर्स हैं, 60 से 80 जो सीनियर सिटीजन कहलाते हैं, और 80 से ऊपर उम्र वालों को सुपर सीनियर सिटीजन कहा जाता है। ज्यादातर टैक्स पेयर्स नॉर्मल कैटेगरी में आते हैं, तो हम 0 to 60 वाला एज सेलेक्ट कर लेते हैं इस इनकम टैक्स कैलकुलेटर को समझने के लिए। ये सेलेक्ट करने के बाद में हम नेक्स्ट स्टेप, गो टू नेक्स्ट स्टेप, अगले वाले स्टेप की ओर चलेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी सैलरी कितनी है। अगर आप जॉब नहीं भी करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो आप यहाँ पे अपना ग्रॉस टोटल इनकम भी डाल सकते हैं। हर क्वेश्चन के बगल में आप देखेंगे दोस्तों एक आई बटन बना हुआ है। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप आई बटन पे कर्सर या माउस रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा जो फिगर डालनी है वो किस संदर्भ में डालनी है। सैलरी बिफोर रिड्यूसिंग एग्जेम्पशन, स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड प्रोफेशनल टैक्स, यानी कि आपकी ग्रॉस सैलरी जो भी हो विदाउट डिडक्शन वो आपको डालनी है। तो हम एक बार अंदाजा लेके चलते हैं कि हमारी सैलरी 10 लाख रुपए है, तो हम 10 लाख रुपए यहाँ डाल देते हैं। फिर इस वाले टैब में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है एग्जेम्पशन आप कौन कौन से क्लेम करोगे। तो आप देखेंगे HRA, LTA और स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 है, और अगर आपके सैलरी में HRA और LTA का कंपोनेंट है, आप यहाँ पे एग्जेम्प्ट वाला पोर्शन टोटल करके डाल सकते हैं। तो अंदाजा हम यहाँ पे 50,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन मानते हैं, 60,000 रुपए HRA का एग्जेम्पशन मानते हैं, और LTA एक बार एज्यूम करते हैं कि इस साल हम LTA क्लेम नहीं कर रहे हैं। तो 60,000 प्लस 50,000 1,10,000 रुपए हम यहाँ पे डाल देते हैं। फिर यहाँ नीचे आपसे पूछ रहा है इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट। तो आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट में अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिला है, और आप अगर FD RD कुछ भी कराए हैं, अगर वहां से भी कुछ इंटरेस्ट मिला है आपको, तो आप सब जोड़ के यहाँ पे डाल सकते हैं। इस एग्जाम्पल में हम एक बार 15,000 रुपए अपना इंटरेस्ट इनकम डाल देते हैं। कुछ और इनकम अगर आपकी है अदर इनकम, तो वो डालने बोल रहा है, तो ये हम 0 कर देते हैं एक बार। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप हाउस लोन पे कोई इंटरेस्ट पे करते हैं, या तो आप HRA का एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो या फिर इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन क्लेम कर सकते हो। क्योंकि हमने यहाँ पे HRA का एग्जेम्पशन क्लेम किया है तो हम इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन 0 कर देंगे। फिर अगर आपके पास में कोई हाउस प्रॉपर्टी है जिससे आपको किराए का इनकम आता है, तो वो वाली इनकम यहाँ पे डालनी है, यहाँ पे हम इसको 0 कर देते हैं। और इसी इनकम से रिलेटेड अगर आपने लोन लिया हुआ है और उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो वो इंटरेस्ट पोर्शन यहाँ पे डालना है आपको, तो इसको भी हम 0 कर देते हैं। और ये पूरी डिटेल्स भरने के बाद में हम अगले स्टेप में चले जाते हैं। फिर इस वाले शीट पे दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि 80C का कोई डिडक्शन आप क्लेम करते हो। तो यहाँ पे हम 80C में, जैसा आप लोगों को मालूम है 1.5 लाख का लिमिट है, तो 1.5 लाख रुपए हम पूरा क्लेम कर लेते हैं यहाँ पे। फिर दोस्तों पूछा जा रहा है कि क्या आप 80D में मेडिकल इंश्योरेंस का कोई प्रीमियम पे करते हैं। अंदाजा ऑन एन एवरेज यहाँ पे 20,000 रुपए का प्रीमियम मान लीजिए पे करते हैं, तो 20,000 रुपए डाल देंगे। एजुकेशन लोन सेक्शन 80E में हायर एजुकेशन के लिए जो हम लोन लेते हैं, उसका अगर हम कोई रीपेमेंट करते हैं और इंटरेस्ट पे करते हैं बैंक को, तो वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। फिलहाल हम इसको 0 ले लेते हैं। डोनेशन टू चैरिटी 80G, अगर आपने कोई डोनेशन दिया है तो आप यहाँ वो अमाउंट डाल सकते हो, नहीं तो आप 0 कर दीजिए। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स अंडर सेक्शन 80TT है, ये सीनियर सिटीजन्स के लिए, पर स्टार्टिंग में हम 0 to 60 इयर्स वाला ऑप्शन टिक करके आए थे, तो यहाँ पे हम इसको 0 कर देंगे। कोई सीनियर सिटीजन है और उसको अगर इंटरेस्ट इनकम मिलता है तो वो यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हैं। 80EEA में अगर कोई आपने हाउसिंग लोन लिया है, यानी अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत अगर आपने कोई हाउसिंग लोन लिया और अगर आप उसका इंटरेस्ट पे करते हो, तो 1.5 लाख रुपए तक आप इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो। तो हम यहाँ पे इसको 0 कर देते हैं। अगर आपने खुद से कोई पैसा जमा कराया है तो आप वो फिगर यहाँ
पे डाल सकते हो। 50,000 रुपए तक का बेनिफिट मिलता है यहाँ पे। मान लीजिए कि हमने साल में 10,000 रुपए जमा करा है, तो ये सारी डिटेल्स भरने के बाद में हम यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कैलकुलेट पर क्लिक करते हैं दोस्तों, जो पेज डिस्प्ले होता है वहां पर न्यू स्कीम और ओल्ड स्कीम दोनों में आपका टैक्स बता देता है। तो इस पर्टिकुलर केस में आप देखेंगे न्यू स्कीम में हमारा 81,120 रुपए का टैक्स लग रहा है और ओल्ड स्कीम में 59,800 रुपए का टैक्स लग रहा है। तो ऑब्वियसली ओल्ड स्कीम हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है, तो हम ओल्ड स्कीम सेलेक्ट कर लेंगे और न्यू स्कीम को फॉर द टाइम बीइंग हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए।